जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 30। आज के लेक्चर में हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एग्जाम लेवल के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कंसेप्ट्स को सीखा ज़रूर है, कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया क्वेश्चन करने में। क्यों नहीं मज़ा आया? छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये भी कोई क्वेश्चन हुए? क्वेश्चन तो होगा एग्जाम लेवल का, जिसमें हम स्टार्ट से लेके एंड तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हमें पता चलेगा हमने उस टॉपिक से कुछ सीखा है कि नहीं सीखा। स्टार्ट करें, तैयार है? और आपको पता है कि जब भी कोई हम प्रैक्टिस करने लगते हैं सबसे पहले क्या चीज जरूरी है? 3 चीजें, कैलकुलेटर, पेन और नोटबुक। रजिस्टर आपके सामने होना चाहिए। शाबाश, किधर है आपके? किधर है? किधर है? किधर? शाबाश, जल्दी से चलिए। हाँ, फटाफट से सामने रखे, अल्लाह का नाम ले, काम शुरू करें। चलिए, ये क्वेश्चन हम ज़बानी कलामी कल डिस्कस कर चुके थे, लोटस एंटरप्राइजेज वाला, ऐसा ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको। सबसे पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारे सामने आया। रिक्वायरमेंट को हमने पढ़ना है। रिक्वायरमेंट को किस लिए पढ़ना है? ताकि पता चल जाए किस टॉपिक का क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल में भी पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी पढ़ा था, इसमें भी स्टडी करेंगे। कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एडवाइज वेदर इट वुड बी फिजिबल टू एक्सेप्ट। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पता चल गया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन है। एनपीवी आए या आईआरआर आए, दोनों का मतलब क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एनपीवी और आईआरआर का कंसेप्ट यूज हमारे 2 ही टॉपिक्स में होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, प्रोजेक्ट अप्रेजल में। लेकिन रिक्वायरमेंट के अंदर आपको ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नजर नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना ही होगी। एनपीवी आईआरआर का लफ्ज रिक्वायरमेंट में नजर नहीं आएगा। प्रोजेक्ट अप्रेजल में आपको रिक्वायरमेंट में पता चलेगा। एनपीवी और आईआरआर का लफ्ज के वो एनपीवी मेथड बताता है कि बताओ एनपीवी आईआरआर किस मेथड के जरिए से हमने वैल्यूएशन करनी है। स्टार्ट करते हैं। डिस्कस कर चुके ना हम? शाबाश। लोटस एंटरप्राइजेज is engaged in trading of various locally manufactured products. Hope Limited, a company incorporated outside Pakistan, has offered to assist Tally in establishing a manufacturing facility in Pakistan for producing its products. Tally has gathered the following information in respect of HL's offer. ये information उसने इकट्ठी की है। बताइए यहाँ तक जितनी भी information है, इसका हमारे फाइनेंस के क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि देखें ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसने दी ही नहीं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो है कोई अमाउंट दे हमें, कोई परसेंटेज दे, फिर हम कहें ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। ये तो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है सारी। अच्छा, ये फाइनेंस वाली केस स्टडी हो, क्वेश्चन हो, उसमें हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है फाइनेंस के क्वेश्चन में। लेकिन याद रखिएगा मैनेजरियल के क्वेश्चन में ये रेलिवेंट हो सकती है। कंपनी की नेचर ऑफ इंडस्ट्री, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सारे हमारे मैनेजरियल के पोर्शन में रेलिवेंट होंगे। फिलहाल फाइनेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं भैया, कोई रेलिवेंट नहीं है हमारे, ऐसा ही है। सिर्फ ये कह रहा है कि प्रपोजल मिला है, इसको वैल्यूएट करना है। करते हैं वैल्यूएट। पहला, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विल बी सेट अप ऑन ए लैंड विच वाज एक्वायर्ड बाय एली 3 years ago फॉर ₹40 million। 40 million को अंडरलाइन कर लें। बताइए 40 million क्या ये हमारे प्रोजेक्ट अप्रेजल में कहीं आएगा? याद रखें, कोई भी आपका रिसोर्स है ना, रिसोर्स 3 तरह के हो सकते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। कोई भी अगर आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्स ऑलरेडी पड़ा है, उसकी कॉस्ट संक कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट कहते हैं उसको, संक कॉस्ट है, इररेलेवेंट है। बेहतर अप्रोच ये है कि क्वेश्चन के नीचे सारी जितनी भी संक कॉस्ट है उनको लिख दे कि ये संक कॉस्ट है, इसलिए इग्नोर किया जाता है। इग्नोर नहीं करना, सिर्फ बताना है तेरे को इग्नोर किया है। सिर्फ इग्नोर नहीं करना, बताना है तेरे को इग्नोर किया है। तो 40 million को नीचे बता दीजिएगा संक कॉस्ट है इसलिए इग्नोर किया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? चेक पॉइंट। आगे चलते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹60 million। प्रोजेक्ट के स्टार्ट में मार्केट वैल्यू 60 million है। ये हमारे पास एक एग्जिस्टिंग रिसोर्स है, लैंड हो बिल्डिंग हो। एग्जिस्टिंग रिसोर्स जो प्रोजेक्ट में यूज करते हैं ना, 2 ऑप्शंस देगा आपको, या तो मार्केट वैल्यू देगा उसकी या रेंटल वैल्यू देगा। मार्केट वैल्यू देगा तो क्या करना है? ईयर नॉट में और लास्ट ईयर में इसे इंक्लूड करना है। और अगर रेंटल वैल्यू है, रेंटल वैल्यू हर साल आएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम उस रिसोर्स को रेंट पे देते
हमें हर साल रेंट आता, हर साल रेंट आता, इसलिए रेंट के केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर साल आएगी। इस कंसेप्ट को पिक कर ले, समझ आ रही है? क्यों रेंट हर साल क्यों आएगा और मार्केट वैल्यू फर्स्ट ईयर नॉट और लास्ट ईयर में सिर्फ क्यों आएगी? क्योंकि रेंट हर साल आना था। शाबाश, इसीलिए हर साल आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी उसकी हर साल आएगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताइए, अगर हमने एक फिक्स एसेट खरीदा, पहले खरीदा था, नया प्रोजेक्ट वो धड़ाधड़ कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा है, उसको बजाय नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट की वजह से पुराना फिक्स एसेट एफएस डिस्पोज किया, तो जो फिक्स एसेट हर साल प्रोडक्शन करता था वो नए प्रोजेक्ट में आएगी कि नहीं? कंट्रीब्यूशन, शाबाश, आएगी ना। क्यों आएगी? क्योंकि अगर नया प्रोजेक्ट ना लगाते तो वो हर साल प्रोडक्शन होती। चलिए वापस आ जाते हैं सिंपल इस कंसेप्ट की तरफ। बताइए इसमें 40 मिलियन तो संक कॉस्ट हो गया, 60 मिलियन का क्या ट्रीटमेंट होगा? ये ना बताइए, फाइनेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपने राउंडिंग ऑफ करनी है कि नहीं करनी? करनी है। कैसे करनी है? 1000 में करनी है, रिकमेंड कर रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है, चाहे ना करें, चाहे मिलियंस में राउंड ऑफ कर लें। राउंडिंग ऑफ बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके 15 से 20 मिनट ज्यादा लगेंगे। इतने जीरो लिखने पड़ेंगे पेपर में, इतने जीरो लिखने पड़ेंगे कि 15 से 20 मिनट ज्यादा लग जाएंगे। और अगर मिलियंस में राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इतना कम्प्लेक्स हो जाएगा, हर जगह पॉइंट्स ही पॉइंट्स, 60.6048। रीजनेबल राउंडिंग ऑफ क्या है? 1000। हमेशा कोई भी फाइनेंस का क्वेश्चन हो, राउंडिंग ऑफ मेरी रिकमेंडेड क्या है? 1000। आगे आपकी मर्जी है, मैं हमेशा 1000 में राउंडिंग ऑफ किया करूंगा। कभी कभार अगर आप कह देंगे तो शायद मिलियंस में कर दूं, या कभी कभार कहेंगे तो राउंडिंग ऑफ नहीं भी करूंगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि फर्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ता, लेकिन एफिशिएंट यही है 1000 में किए। 60 मिलियन। अच्छा, मैंने टाइम बचाने के लिए भाई को कह दिया कि ये फॉर्मेट ड्रॉ कर दे ताकि मेरा टाइम जो है ना वो टेक्निकल चीज़ के ऊपर लगे। ये फॉर्मेट आपको इस पर कोई इतराज़ तो नहीं है? अगर आप किसी दिन कहें तो मैं आपको रॉ फॉर्म में ही फॉर्मेट आपके सामने ड्रॉ करके क्वेश्चन शुरू करवा दूंगा, वो भी ठीक है। ठीक है, सिर्फ अपनी आसानी के लिए किया है। क्या किया हमने? लेफ्ट साइड के ऊपर पर्टिकुलर्स हैं और राइट साइड के ऊपर ईयर्स हैं। ठीक, हमने क्या करना है अब? ईयर नॉट में ये जो 60 मिलियन है इसको क्या करना है? आउटफ्लो। एग्रीड? ये एग्जिस्टिंग रिसोर्स यूज हुआ है। हमने क्या किया? हमने लिखा ये फैक्ट्री बिल्डिंग क्या लिखूं? प्लांट एंड अदर फिक्स्ड एसेट क्या लिखूं? वर्किंग कैपिटल रिकवरी क्या लिखूं? एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूज्ड। इसके आगे लिखना है 60 मिलियन लिखना है नेगेटिव। ये लीजिए, देखिए सही है कि नहीं? एग्जिस्टिंग सोर्सेज के आगे ईयर नॉट में। और याद रखिए रूल्स में आपको सिखाया था करेक्ट ईयर में मेंशन करना भी अहम है, वरना आपकी कैलकुलेशन आउट हो जाएगी। अगर मैं ये इधर लिख दूं ना, फर्ज कीजिए अगर ऐसे लिख दूं ये, तो ये गलत है, नंबर नहीं मिलेंगे मुझे। ठीक है, नंबर कब मिलेंगे? जब अमाउंट तो ठीक है, क्लासिफिकेशन भी ठीक है। 60 मिलियन बताइए ठीक है कि गलत? नेगेटिव। डन? कोई प्रॉब्लम? पक्का? साथ साथ बताते जाइए, आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ द, अच्छा अब फौरन मेरे जहन में आएगा कि ये मैंने 60 मिलियन लिखा है ना, इसकी रेजिडुअल वैल्यू इधर आगे भी लिख दूं साथ में। साथ ही लिखना चाहे लिख भी सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि जैसे जैसे क्वेश्चन चलता जाए वैसे वैसे चलते जाया करें, वरना इसमें ऊपर नीचे, कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इंफॉर्मेशन के स्किप होने का खतरा होता है। तरतीब से डोर का सिरा पकड़ा, चलते जाए, लपेटते जाए, एंड तक पहुंच जाए। तो मैं चाहे तो नीचे से अगर रेजिडुअल वैल्यू ढूंढ के आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें मैं ऊंच नीच करता रहूंगा, उससे बेहतर मैं तरतीब से चलता रहूं। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एस्टिमेटेड एज अंडर। फैक्ट्री बिल्डिंग की अलग दी है, प्लांट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन की अलग है, अदर फिक्स एसेट्स की अलग है। डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करनी चाहिए।
लेकिन याद रखें मेरा मशवरा थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन वो अप्रोच जो हर क्वेश्चन में काम आएगी। अब भाई अगर अलग अलग कर सकते हैं ना, अलग अलग ही कर लें, क्योंकि इकट्ठा करने में मे भी आगे कोई प्रॉब्लम आए, मे भी ना आए, लेकिन अगर अलग अलग करेंगे ना आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3-4 मिनट की कैलकुलेशन। क्योंकि एग्जाम में ना, एग्जाम में याद रखें दिमाग वैसे ही थोड़ा ना काम, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है कर करके, फिर टेंशन होती है। एक तो रात सारी जागे होते हैं, पहली गलती ये करते हैं, फिर उसके अच्छा नहीं आराम से सोते हैं हाँ, फिर उसके बाद पैनिक भी हो जाते हैं, कोई गलती ना हो जाए, तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने की एबिलिटी नहीं, एनालिटिकल स्किल जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए मैं कोशिश यही करनी चाहिए कि रिस्की डिसीजन ना सिखाई जाए, ठीक है, सेफ रह के चला जाए। तो यहाँ पे फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट और अदर एसेट, मैं इन सबको अलग अलग कर रहा हूँ, आपको इतराज तो कोई नहीं, क्योंकि इकट्ठा करना के नहीं, उसके लिए मुझे नीचे जाके डेप्रिसिएशन रेट देखना पड़ेंगे, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ मैं तसल्ली से करता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे चले, जरूरी हो तो आगे देख लें, ना नहीं। फैक्ट्री बिल्डिंग 30 मिलियन, क्या होगा ये चाहिए 30 मिलियन। फैक्ट्री बिल्डिंग के आगे लिख दूं 30 मिलियन, फैक्ट्री बिल्डिंग 30,000 नेगेटिव, चलेगा? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। प्लांट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन 100 मिलियन, प्लांट एंड अदर इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कितने? 100 मिलियन। प्लांट, ये प्लांट अलग है, प्लांट एंड इंस्टॉलेशन 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब 100,000। और फिर अदर फिक्स एसेट्स 10 मिलियन, अदर फिक्स्ड एसेट्स 10,000। चेक पॉइंट, एडजस्टमेंट हो गई हमारी, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का? जी जी, कुछ 20,000 का गेन नहीं हुआ? नहीं, हमने संक कॉस्ट हमारे लिए टोटली इररेलेवेंट, गेन हुआ जरूर है, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट से पहले हो चुका है, वो इस प्रोजेक्ट की वजह से थोड़ी हुआ है। देखिए स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि ये 40 मिलियन की कॉस्ट थी, इस वक्त मार्केट वैल्यू 60 मिलियन है, लेकिन ये 60 मिलियन इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले हो चुका है, तो हम इस प्रोजेक्ट को तो ये 20 मिलियन नहीं दे सकते। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कहां से होगा, ये वैल्यू पिक कितनी करेगा? 60 मिलियन की जी। और ये हाँ कैश फ्लो भी नहीं है, बिल्कुल कैश फ्लो नहीं है, लेकिन याद रखें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैश फ्लो पे बनती है, लेकिन इसमें रेलिवेंट कॉस्ट भी आती है, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो भी तो कैश फ्लो नहीं होती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैश फ्लो तो नहीं होती ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आती है कि नहीं आती? ठीक है, तो ये मेरा भाई बताए 40 मिलियन पहले कॉस्ट के लिए थी, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का उसकी वैल्यू 60 मिलियन हो चुकी है, 40 मिलियन लेना चाहिए 60 मिलियन? 60 मिलियन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं 60 मिलियन मार्केट वैल्यू। आगे चलते हैं। सेल्स फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एट ₹500 मिलियन। सेल्स फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एट ₹500 मिलियन को अंडरलाइन करें। It is expected that sales demand would increase by 5% in each subsequent year। ठीक है, तो ये 5% क्या, ये सेल्स डिमांड नोट करें, सेल प्राइस नहीं बोला, सेल्स डिमांड बोला। सेल्स डिमांड का मतलब क्या है? ग्रोथ रेट। और सेल प्राइस में इंक्रीज अगर उसने दिया होता परसेंटेज में, इन्फ्लेशन रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल की सेल्स कितनी होगी? अब जरा गौर से देखिएगा, पहले साल की सेल है 500,000। क्लियर?
जरा देखिएगा सेकेंड ईयर की सेल कैसे कैलकुलेट होगी। पहले साल की सेल 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 पावर 1.05 पावर 1। नेक्स्ट ईयर में मैंने सॉल्व नहीं किया, ब्रैकेट बंद नहीं की, क्लोज नहीं किया। 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 पावर 2 और फिर 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 पावर 3। और ये मेरा भाई मेरे को बताएगा, ऊपर ईयर 2 है, नीचे पावर 1, क्यों? क्योंकि ग्रोथ सेकंड ईयर से स्टार्ट हो रही है। शाबाश। ऊपर ईयर 3 है, नीचे पावर में 2, क्यों? क्योंकि ग्रोथ सेकंड ईयर से स्टार्ट हो रही है। अगर ग्रोथ फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो रही होती ना, तो जो साल होता वही नीचे पावर होती। ये ज़हन में रखिए। क्लियर? अच्छा, मैंने इसको सॉल्व करके फाइनल ऊपर क्यों नहीं लिख लिया, मुझे ये बताएं। मैंने क्यों नहीं लिख लिया? क्योंकि अभी सिर्फ ग्रोथ का इंपैक्ट है और मुझे पता है सेल्स में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट भी आता है, इसीलिए मैंने इसको लिख लिया। एंड में आगे चल के इन्फ्लेशन आई तो वो इसमें डाल दूंगा, इन्फ्लेशन नहीं आई क्लोज करके निकल जाऊंगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। इट इज अंडर द प्रोडक्ट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स HL would be paid royalty equal to 15% of sales। ये मैं सेल्स के बाद करूंगा क्योंकि रॉयल्टी डिपेंड्स ऑन सेल्स। जैसे ही मुझे सेल्स की फाइनल फिगर मिल गई, एंड पे जाके कंफर्म होगी कि इन्फ्लेशन है कि नहीं, मुझे मिल गई तो मैं क्या करूंगा, इस पे लगा दूंगा 15%। फिर इट इज एक्सपेक्टेड दैट cost of production in the first year of production would be 75% of sales including fixed cost and depreciation of rupees 50 million। फर्स्ट ईयर की जो कॉस्ट होगी वो सेल्स का 75% होगी, इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 50 मिलियन। यानी 75% में 50 मिलियन शामिल होगा। क्लियर? अच्छा, मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि मैं सेल्स को यहीं पे इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट नीचे देख के एडजस्ट कर दूं? सर चलें जी, मेजोरिटी का है जी, कर देते हैं जी, कर देते हैं। इन्फ्लेशन रेट क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% किस काम आएगा? सारा कुछ कर लेंगे, एनपीवी IRR। टैक्स रेट, ओहो हो टैक्स रेट, इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन लेंथी हो गया, टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है? फिर इसके बाद इन्फ्लेशन रेट, ये डेप्रिसिएशन रेट है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? 8% पर एनम विद इफेक्ट फ्रॉम। इसका मतलब है फर्स्ट ईयर पे इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं है। इट वुड इफेक्ट रेवेन्यू एज वेल एज ऑल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ना भी लिखता क्या हमें पता नहीं था? ना भी लिखता हमें पता नहीं था क्या कि इसका इन्फ्लेशन का इंपैक्ट डेप्रिसिएशन पे नहीं है। 8% है तो यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 1.08 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 पावर 3। चूंकि ग्रोथ भी सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो रही है, इन्फ्लेशन भी सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो रही है, इसलिए ऊपर ईयर 2 है, नीचे ईयर 1, ऊपर ईयर 3, नीचे ईयर 2, ऊपर ईयर 4, नीचे ईयर 3। डन जी?
यहाँ पे वैसे उसने हमें टोटल सेल खुद से बता दिया 500,000। अगर वो कहता कि यूनिट्स इतने हैं और सेल प्राइस इतनी है, हम क्या करते? मल्टीप्लाई कर देते। उसमें क्या साइंस थी? मल्टीप्लाई कर देते। अब कैलकुलेशन कीजिए, 500,000 इंटू 1.05 पावर 1 इंटू 1.08 पावर 1, 567,000, ये जी पूरा ही आ गया। फिर 500,000 इंटू 1.05 पावर 2 इंटू 1.08 पावर 2, 642,978। और फिर 500,000 इंटू 1.05 पावर 3 इंटू 1.08 पावर 3, 9137। चेक पॉइंट जी, कैलकुलेशन मैच कर लें। किसी का फर्क है तो अभी क्लियर करें, फिर आगे चलते हैं। डन जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या? सिंपल, 15% ऑफ। मैंने इधर एक ही दफा फार्मूला लिख लिया, इज इक्वल टू सेल्स इंटू 0.15। अब मुझे हर एक के साथ फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ईयर 1 का कितना रॉयल्टी? 75,000। चेक पॉइंट, रॉयल्टी को कैलकुलेट कर ले। सिंपल, सबसे आसान कैलकुलेशन पूरे क्वेश्चन में। जो सेल्स है उसका 5% ठक। हाँ, ये अच्छा सवाल कि सर आपने रॉयल्टी की एक ही दफा वर्किंग शो करवा दी है, सेल्स की वर्किंग हर एक के नीचे अलग अलग करवाई है। क्या जिस तरह रॉयल्टी की एक ही दफा लिख दी है, सेल्स की भी एक ही दफा लिख सकते हैं? यस यस यस। कैसे लिख सकते हैं ये जरा देखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों नहीं लिखा। इज इक्वल टू सेल्स इन ईयर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट पावर n, 1 2 3 नहीं लिखा, पावर n इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। ग्रोथ, या इसको यूं कर लीजिए, इन्फ्लेशन रेट चूंकि हमें गिवन है तो इसको यूं कर ले, इंटू 1.05 पावर n इंटू 1.08 पावर n। ये ले, क्या सोच के बताइए, क्या जिसने ये लिखा है फार्मूला वो अगर कैलकुलेशन नहीं करता, क्या एग्जामिनर को पता नहीं चल जाएगा ऐसे कैलकुलेशन आती है? ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं लिखी और अभी भी ये समझ आ गया ना कंसेप्ट, इरेज कर रहा। क्यों बोला? क्योंकि ये थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, तो जो लेंथी या क्रिटिकल कैलकुलेशन मैं चाहता हूं आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि उसका फार्मूला जहन में बैठे। मैं इसीलिए ये शो कर रहा हूं। मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ये मैं आपको पास पेपर का सॉल्यूशन और एग्जामिनर कमेंट्स मार्किंग स्कीम के साथ मैच करवा दूंगा, ये मेरे पे छोड़ दें। देखें, फार्मूला लिखें जरूर, फिर उसके बाद डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि हम स्टार्टिंग लेवल पे है ना, तो मैं अभी आपको डायरेक्ट नहीं लेके जा, अभी मैं चाह रहा हूं आप बार बार कैलकुलेशन करें ताकि जहन में पक्का बैठे कि हमने इसे ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करना है, हमने इसे इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई करना है। वर्किंग भी शो ना करे, फार्मा भी शो ना करे, वर्किंग का एक आधा कोई नंबर काट लेगा, बाकी आपको नंबर देगा। बिल्कुल ठीक है, नंबर देगा इंशाल्लाह। वर्किंग में लिख के सारी कैलकुलेशन फार्मूला, हाँ वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। देखें, अमूमी तौर पे जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स होते हैं ना, अकाउंटिंग में एक तरीका होता है हर सब्जेक्ट का। अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, वर्किंग को अमूमन नीचे नोट की शक्ल में शो किया जाता है, क्योंकि वहां पे वर्किंग की तादाद
कम होती है उनकी लेंथ ज्यादा होती है। समझ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी कम, लेंथ ज्यादा। यहां पे फाइनेंस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेंथ उसकी निस्बत कम है। यहां पे फ्रीक्वेंसी चूंकि ज्यादा है, आप मेरा ख्याल है काउंटिंग के एक बड़े क्वेश्चन 15 नंबर में 3 दफा अगर वर्किंग 3 नोट बताते हैं ना, इधर 10 नोट बनेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहेंगे। नॉट रिकमेंडेड इन फाइनेंस। कर सकते हैं, गलत नहीं है, 100% करेक्ट है, एफिशिएंट नहीं है। हाँ, टाइम का लॉस हो, इसी वजह से तो कह रहा हूं। और एग्जाम में टाइम ही तो अहम है। वही पेपर 12 घंटे में करने का गए हैं, देखते हैं पासिंग परसेंट कितना, 90% हो जाती है। मसला असल में टाइम का ही होता है। यस, कास्टों से आगे चले भाई बात, ये 5 बजे तक चलेगा और लेक्चर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर इज 75%। 75%। अभी से एडजस्टमेंट की तरफ चले हैं, कितना है? 500। अब हमने इसके 3 हिस्से करने हैं। कौन कौन से 3 हिस्से? कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल, पहले टोटल कैलकुलेट कीजिए कितने हैं। 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 70.75, 375। इसमें से 50 मिलियन तो अलग कर दें। ये क्या चीज है? हाँ, जो 3 पहले समझे, 500 सेल्स थी, 75% से मल्टीप्लाई किया, 375 कॉस्ट ऑफ सेल्स है। लेकिन इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में 3 तरह की चीजें एक्सपेंसेस शामिल हैं, वेरिएबल, फिक्स और डेप्रिसिएशन। हम इन तीनों को हमेशा फाइनेंस में अलग अलग ट्रीट करेंगे। क्यों भला? क्योंकि वेरिएबल के ऊपर ग्रोथ इन्फ्लेशन दोनों का इंपैक्ट आएगा, फिक्स के ऊपर सिर्फ इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा, डेप्रिसिएशन के ऊपर ना ग्रोथ ना इन्फ्लेशन किसी का इंपैक्ट नहीं आएगा। यहां पे 375 आ गया। अब हमें वेरिएबल चाहिए, तो क्या लेस करें तो वेरिएबल आ जाएगा? 375 माइनस 50 मिलियन। ठीक है, 50 असल में फिक्स्ड कॉस्ट को भी शो कर रहा है और डेप्रिसिएशन दोनों का सम है। 50 क्या है? दोनों का सम है। कुछ स्टूडेंट कहते सर ये तो डेप्रिसिएशन के साथ 50 मिलियन लिखा है, ये सिर्फ डेप्रिसिएशन ही है। नहीं नहीं, उसने लिखा है इंक्लूडिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 50 मिलियन। तो हमारे पास कितनी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरिएबल? 325। ईयर 1 की कितनी आ गई? 325,000। फिक्स और डेप्रिसिएशन ये कैलकुलेट करनी है। फिक्स कैलकुलेट करनी है ना, फिक्स के लिए क्या करें भाई? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। फिक्स और डेप्रिसिएशन दोनों 50 है, दोनों में से एक चीज पता चल गई ना क्या है, दूसरी कैलकुलेट हो जाएगी। क्या चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं? फिक्स कॉस्ट के डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर लें। चलिए आइए, अब मजबूरन हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ रही है। कह रहा है फैक्ट्री बिल्डिंग would be depreciated at 5%, whereas plant and other fixed assets would be depreciated at 25% using reducing balance method. Is estimated at the end of the plant's useful life of 4 years. क्या होगा at the end of useful life? मार्केट वैल्यू होगी लैंड की 75 मिलियन और रेजिडुअल वैल्यू ऑल एसेट्स की होगी इक्वल टू। अच्छा, मुझे और कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन एक चीज समझ आ गई है, रेजिडुअल वैल्यू इक्वल टू कैरिंग वैल्यू, नो गेन नो लॉस। अब क्या है? लैंड 75 है, इसको निपटा दें, ये 75 इसको इनफ्लो कर देते हैं और मैं ये बड़ी कराहत के साथ ये 70, क्योंकि मुझे ये वाली एडजस्टमेंट के साथ एग्रीमेंट नहीं है मेरा। बहरहाल आई क्या करा, हम इस तरह करेंगे। डन। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं हर साल की। अच्छा, डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के फॉर्मेट में आएगी कि टैक्स की कैलकुलेशन में? टैक्स की कैलकुलेशन में। तो फैक्ट्री पे क्या है? एट द रेट ऑफ 5%।
तो 30 का 5% देखें। अब देखिए आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है ये सुन लें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन की वैसे आसान होती है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस की मुश्किल होती है। लेसन नंबर 1 रिड्यूसिंग बैलेंस की कैसे करें, 30,000 यानी इंटू 0.05 1500। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आई 1500, कोई प्रॉब्लम। दूसरे साल की अब कैसे करनी है ये देखें, 30,000 इंटू 0.95 इंटू 0.05, समझ आई। 30,000 इंटू 0.95 इंटू 0.05। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरे साल की WDV कैलकुलेट करके उस पर 5% लगाना है। तो उसका एक तरीका है, कॉस्ट में से ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, उस पर 5% लगा दो। जैसे 30,000 माइनस 1500, जो आंसर है उस पर 5% लगाओ, 1425। ठीक है। एक इसमें होती है 2 स्टेप में कैलकुलेशन, एक सिंगल स्टेप में भी कैलकुलेशन हो सकती है। क्या 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.95, जब 95 से मल्टीप्लाई किया ना, ये WDV आ गई है, मल्टीप्लाइड बाय 0.05 1425। एक स्टेप में कैलकुलेशन हो गई। क्लियर। अब अगले साल की डेप्रिसिएशन ईयर 3 की लॉन्ग वे 2 स्टेप कैलकुलेशन भी है। वो क्या है, 30,000 माइनस 1500 माइनस 1425, जो जवाब आया 27075 मल्टीप्लाई बाय 0.05 1354 राउंड ऑफ करके, यही है जी। एक सीधा 1 स्टेप कैलकुलेशन भी है, वो क्या है, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.95 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। 95 का पावर 2 क्यों किया, सेकंड 2 सालों की बाद बुक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं। इज इक्वल टू देखे वही आया 1354। क्लियर। अभी इम्तिहान लेते हैं, चेक पॉइंट। ईयर 1 स्टेप कैलकुलेशन में ईयर 4 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें इसके 1286। मैं भी कर लूं, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.95 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 1286। शाबाश, 1286। क्लियर। अब मेरे को चाहिए WDV आखिरी साल की, पूछे क्यों, ये चीज मुझे इस एसेट की लास्ट ईयर की रेजिडुअल वैल्यू चाहिए, WDV चाहिए, क्यों, हाँ इसकी WDV ही रेजिडुअल वैल्यू है, और मुझे इधर रेजिडुअल वैल्यू चाहिए। रेजिडुअल वैल्यू क्या है, इसकी WDV ही रेजिडुअल वैल्यू है। तो मैं रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेट करने लगा हूं। एक तरीका है 30,000 में से सबको लेस कर दें, मैं ऐसे तो नहीं करूंगा, 30,000 इंटू 0.95 पावर 4 24435 24435 पॉजिटिव। चेक पॉइंट। मेरा भाई कैलकुलेटर समझ गया, मैं समझ गया तेरा मसला। कैलकुलेटर किधर है, तो लिखे 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.95 0.95 बेसिकली उसकी WDV को लेके जाएगा, 5% डेप्रिसिएशन रेट है ना, तो जब आप 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन देगा, 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे WDV देगा। ठीक है। अब WDV बताए कितने साल के एंड पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, पावर 4 कर दें इसकी। देखें यही है, ये था
4 साल बाद। पिछले साल की कैलकुलेट करके उसको 0.95 के साथ भी कर सकते हैं, मैं कह चुका हूं, इजाजत भी दे चुका हूं, 100% करेक्ट भी है, लेकिन वो है 2 स्टेप कैलकुलेशन। वैसे भी कर लें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वैसे कर ले, सेम आंसर आएगा। कैलकुलेटर पे क्या वर्किंग कर, देखें एक एक कैलकुलेशन की वर्किंग करने की जरूरत नहीं, मैंने वर्किंग की हुई है, आपने नोट नहीं किया। ये क्या है, ये क्या है भला, फार्मूला। वर्किंग मतलब फार्मूला, कैसे कैलकुलेशन हो, ये की है वर्किंग, समझ रहे हैं? फार्मूला भी वर्किंग होता है, इसको समझ लें। फार्मूला लिखते हैं वर्किंग, हर फिगर चेंज करने के बाद जरूरी नहीं है, वो तो मेरे को 1.25 घंटा लग जाएगा इस क्वेश्चन में, इसी वजह से तो नहीं आपके आउट होते क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा वर्किंग शो करवा देते हैं। वर्किंग शो करवानी हर एक फिगर की है, हर एक कैलकुलेशन की है, लेकिन फार्मूला भी वर्किंग होता है, ये चीज समझें। और की क्वेश्चन, हाँ जी, शाबाश। अगर कैरिंग वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू सेम ना होती, रेजिडुअल वैल्यू याद रखें ये हमारी मार्केट वैल्यू होती है, तो गेन या लॉस आता। इस सूरत में जो गेन या लॉस था वो हमारा टैक्स की कैलकुलेशन में जाता, और जो रेजिडुअल वैल्यू होती वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आती। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ये एसेट आपने कितने में एंड पे बेचा। एक मिनट, उनको अपना क्वेश्चन पूरा करने दें। फिर ये अमाउंट ना आती भाई, ये रेजिडुअल वैल्यू ही है। एक मिनट जरा, एक मिनट ठहरे, इस क्वेश्चन में कैरिंग वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू सेम है, लेकिन ये मैंने कैरिंग वैल्यू नहीं लिखी मेरे भाई, ये मैंने रेजिडुअल वैल्यू लिखी है। दोनों सेम है, लेकिन ये मैंने क्या लिखा है, यहां पे रेजिडुअल वैल्यू ही आती है। सारी क्लास को याद है मैंने क्या कहा था भाई, गेन या लॉस इररेलेवेंट ऑन डिस्पोजल इररेलेवेंट है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन के लिए, लेकिन ये टैक्स की कैलकुलेशन में गेन या लॉस आता है। इसके ऊपर तो हमने अच्छी खासी डिबेट की थी। ये आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 नहीं ना पढ़ा, चैप्टर वॉल्यूम 1 का नहीं पढ़ा, कल पढ़ के आए थे कि निकल पढ़ा था कि नहीं, तो उसमें ये बात लिखी हुई है। टाइम ओके, नहीं कोई बात नहीं, मैं कौन सा, मैं तो पढ़ा के जाना है, मेरी तरफ से आप 10 सवाल और पूछ ले, मैं जिम्मेदार। आगे चलते हैं भाई, ये क्लियर हो गया किधर से यार, डेप्रिसिएशन हो गई। अब आगे चलते हैं, प्लांट इंक्लूडिंग एक से कितनी है 25। अब आपके पास 2 मिनट दे रहा हूं, अगर मैंने कैलकुलेशन पहले कर ली ना तो मैं तीसरा सवाल भी करवा के जाऊंगा। किधर 25 है, अदर फिक्स, अदर 25% है, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डेप्रिसिएशन, ये आई इसकी 25,000। मैं अलग अलग कर रहा हूं, आप इकट्ठी कर रहे हैं, इकट्ठा कर लो। 110 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 27,500 27,500, फिर 110 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25
20625 20625 फिर से 110 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 15469 15469 फिर अगेन 110 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 11602 और एंड पे मैंने कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैरिंग वैल्यू कैसे 110 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 पावर 4 34805 और चूंकि कैरिंग वैल्यू ही रेजिडुअल वैल्यू है इसलिए गेन या लॉस तो जीरो और इधर रेजिडुअल वैल्यू कितनी आ गई दोनों की 34805। अच्छा ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, ये फिजिकल वालों ने जबरदस्ती करके तो मुझे दोनों को इकट्ठा कर दिया है। आप अगर चाहें तो दोनों एसेट्स को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद अलग अलग उनकी रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ऐड करेंगे, तकरीबन यही फर्क आएगा, यही अमाउंट आएगी। थोड़ा सा फर्क राउंडिंग ऑफ की वजह से आ सकता है, ठीक है भाई। किसी स्टूडेंट को मसला तो नहीं कि उधर दो वैल्यू है 110 और इधर एक ही लिख दिया है, पक्का? आगे चलते हैं जी। 34805 को नहीं, ये इसकी वर्किंग जाहिर है कॉस्ट शो करवाई है हमने, डेप्रिसिएशन शो करवाई है, तो इसका मतलब है कि ये कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन के जरिए से आया है। आप फिलहाल वर्किंग को टू सीरियस ना लें, कंसेप्ट को पहले फोकस करें फिर उसके बाद वर्किंग को। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या है जी? प्रोडक्शन, हाँ 75। अब ये हमारी डेप्रिसिएशन हो गई, तो बताइए रॉयल्टी कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरिएबल हो गई 325, फिक्स कितनी है 50,000 माइनस 1500 माइनस 27,500। उसने कहा था ना पहले साल की सेल्स का 75% कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उसमें से 50 फिक्स कॉस्ट और डेप्रिसिएशन है। अब हम इस 50 मिलियन में से फिक्स कॉस्ट को अलग और डेप्रिसिएशन को अलग करने लगे हैं। डेप्रिसिएशन अलग हो चुकी है, तो 50 मिलियन में से ये डेप्रिसिएशन लेस कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा 50 मिलियन में से ये डेप्रिसिएशन को लेस कर दे, क्या आ जाएगा फिक्स कॉस्ट, जो क्या है 21,000। समझ गया मैं किस में क्या सवाल आ रहा है, अभी इग्नोर कर दें। वर्किंग नहीं है, शाबाश। चलिए क्लियर जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चेक पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम है अभी पूछ लें। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या करना है भाई, ये तो 1 ईयर का है, इसको आगे चलाओ। अब चूंकि हमारी ये टेक्निकल या कम्प्लेक्स वर्किंग है, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इसकी वर्किंग शो करवाने लगा हूं। बाकी तो एडलेस था। पहले फिक्स की करवाऊं वेरिएबल की? फिक्स पहले साल है 21,000, दूसरे साल क्या होगा 21,000 मल्टीप्लाइड बाय ग्रोथ रेट के इन्फ्लेशन रेट, ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन के दोनों इन्फ्लेशन, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ग्रोथ रेट से चेंज नहीं होती, इन्फ्लेशन से होती है। इन्फ्लेशन कितनी थी 1.08 पावर 1, 21,000 इंटू 1.08 पावर 2, 21,000 इंटू 1.08 पावर 3। करे जी कैलकुलेशन। टू 2680 24494 26454। चेक पॉइंट, ये फिक्स कास्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। उसने टोटल कास्ट ऑफ सेल्स दी,
फिर उसके बाद उसका हमने ब्रेकअप किया, वेरिएबल अलग, फिक्स अलग, डेप्रिसिएशन अलग। अब डेप्रिसिएशन को हमने फिट कर दिया टैक्स की कैलकुलेशन में, वो क्लियर। फिक्स को एडजस्ट कर दिया इधर, ये भी क्लियर। अब बाकी क्या रह गया? वेरिएबल। वेरिएबल मैंने इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना है कैलकुलेशन करने के बाद, अलर्ट रहेगा, वेरिएबल की कैलकुलेशन गौर से देख लीजिएगा, फिर इसके बाद सवाल पूछना है। नीचे रह गए वेरिएबल की कैलकुलेशन। 325,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 पावर 1 मल्टी, रेवेन्यू और कॉस्ट की इन्फ्लेशन रेट सेम था ना? रेवेन्यू और कॉस्ट का इन्फ्लेशन रेट सेम था कि फर्क था? सेम था। मल्टीप्लाई, अगर डिफरेंट होता तो क्या करते? डिफरेंट करते, और क्या करना था? इंटू 1.08 पावर 1। फिर अगले साल 325,000 इंटू 1.05 पावर 2 इंटू 1.08 पावर 1। ओके 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 ओके, पावर 2। नेक्स्ट ईयर में 325,000 इंटू 1.05 पावर 3 इंटू 1.08 पावर 3। बताइए जी, अब कैलकुलेशन बताते जाए। 368550 4179 36 4739 39। क्लियर जी? हाँ, यही तो सवाल पूछना था। पहले मुझे बताया चेक पॉइंट, कैलकुलेशन सारी क्लियर हो गई। सवाल सुनो, क्वेश्चन ये है, पहले साल की सेल्स दी और कॉस्ट ऑफ सेल्स इस सेल का 75% से कैलकुलेट किया। ठीक है, पहले साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल से कैलकुलेट की, दूसरे सालों की कॉस्ट ऑफ सेल्स पिछले साल से क्यों की, दूसरे सालों की कॉस्ट ऑफ सेल्स दूसरे सालों की सेल से क्यों नहीं की? ये सवाल है। 1 मिनट भैया, वो एक नीचे से वो प्राइस भी ले आइएगा मेरे लिए, एक चाय का कप भी। पहले भाई ने बोला था। 1 मिनट, जिसका जवाब मुझे ज्यादा अच्छा लगा उसको। क्योंकि दोनों का एक तो ना इफेक्ट सेम है, या अगर उस या फिर उसी तरह से भी आए तो भी जवाब सेम आता है। जवाब यानी इनका ख्याल ये है कि सर चाहे ऐसे यूज कर ले, ये नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल चाहे प्रीवियस ईयर से यूज कर ले, चाहे अगले साल की सेल से यूज कर ले, आंसर सेम आता है, जो मर्जी कर ले। यही है शाबाश। रीजन ये है कि नेक्स्ट ईयर कॉस्ट का, देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स में 3 कंपोनेंट्स हैं, वेरिएबल, फिक्स और डेप्रिसिएशन। इन सब में जो इंक्रीज होता है वो सेम रेशियो से नहीं होता, इसलिए हर साल में हम 75% नहीं लिख सकते। हर साल में अगर इसका 75% से करते ना, वैसे जैसे पहले साल में किया था, तो इसका मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं जैसे सेल्स बढ़ रही है वैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स के सारे एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है, फिक्स कॉस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। ऐसी सिचुएशन में हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो ठीक होती, फिक्स कॉस्ट में 1 गलती होती, डेप्रिसिएशन में 2 गलतियां होती। हाँ, फिक्स कॉस्ट में ग्रोथ का इंपैक्ट भी आ जाता जो नहीं आना था, और डेप्रिसिएशन में ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों का इंपैक्ट आ जाता जो नहीं आना था। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में
हम जब तोड़ते हैं तो वो पहले साल का ब्रेकअप लेके फिर उसके हिसाब से आगे चलते हैं, ऊपर से परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करते। सर वैसे क्वेश्चन में भी बताया हुआ है कि फर्स्ट ईयर के प्रोडक्शन का सर। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में भाई क्लियर हुई है बात। अब क्या करें, टैक्स की कैलकुलेशन। अब सुन लें, एलिमेंट सारे पूरे हो गए, कोई रह तो नहीं गया। वर्किंग कैपिटल कैसे भूल गए, इतना बड़ा पाप कैसे किया आपने। और भाई वर्किंग कैपिटल कैसे, कौन था यस सर वाला? वर्किंग कैपिटल किसने करना था? अच्छा हाँ करना, ठीक है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ रुपीज। अच्छा एडिशनल वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? क्या पहले भी कोई वर्किंग कैपिटल था? ये मतलब नहीं है, पहले साल में है तो एडिशनल का वर्क, इसलिए कि कह रहा है इन्वेस्टमेंट वो जो ऊपर फिक्स एसेट की है उसके अलावा एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए। यहां पे लफ्ज एडिशनल का ये मुराद नहीं है कि पहले भी वर्किंग कैपिटल था मजीद ऐड कर रहे हैं। एडिशनल से मुराद क्या है कि ऊपर फिक्स एसेट खरीद लिए ना, अभी सांस ना लो, अभी वर्किंग कैपिटल के पैसे भी निकालो। 35 million would be required in the first year of production। सुन ले, असूली तौर पे वर्किंग कैपिटल ईयर नॉट में ही चाहिए होता है आपको पहले दिन से, असूली तौर पे ये ईयर नॉट में आता है। लेकिन यहां पे उसने कह दिया खास तौर पे कि हमें वर्किंग कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। शाबाश भाई, ये कह दिया हमें वर्किंग कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। अगर कहता ना मेरे को वर्किंग कैपिटल के साथ लिखता है स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट चाहिए, मैं वर्किंग कैपिटल को ईयर नॉट में लिखता, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ईयर नॉट, और ईयर नॉट असल में ईयर 1 का पहला दिन है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, उसने खुद से ही कह दिया कि मेरे को ईयर 1 में चाहिए। अच्छा मुझे अगर बताए, जरा सोच के बताना है, अगर कहे एक कैश फ्लो ईयर 2 में हुआ है तो हम वैसे स्टार्ट ऑफ द ईयर 2 मानते हैं कि एंड ऑफ द ईयर 2? एंड ऑफ द ईयर 2। अगर किसी को इसमें कोई शक है तो वो एंड पे रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करे। एंड पे रिक्वायरमेंट में उसने क्लियर किया होता है क्या, assume that except otherwise stated all cash flow would arise at the end of the year। इसका मतलब है अगर वो कहता है कि कोई पेमेंट ईयर 2 में होनी है, वो कब होनी है? ईयर 2 के एंड पे। ईयर 3 में होनी है, कब होनी है? 3 के एंड में। हाँ कभी कभी खुद से अगर कह दे कि दिस पेमेंट विल बी मेड एट स्टार्ट ऑफ ईयर 3, तो स्टार्ट ऑफ ईयर 3 मतलब एंड ऑफ ईयर 2। तो यहां पे हमारे जितने भी कॉलम होते हैं इसमें एंड वाले एंड ऑफ द ईयर फिगर आ रही है कि स्टार्ट एंड ऑफ द ईयर, समझ रहे हैं? तो जो उसने, अगर वो कुछ भी ना कहता और वर्किंग कैपिटल दे देता, मैं आपको कहता इसको ईयर नॉट में लेके जाओ। लेकिन जब उसने खुद से कह दिया एडिशनल वर्किंग कैपिटल ₹35 million वुड बी रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन, पहले साल में चाहिए, स्टार्ट में कि एंड में नहीं बोला। अगर स्टार्ट में कहे तो ईयर 1 का स्टार्ट ईयर नॉट, एंड में कहे तो ईयर 1 का मतलब ईयर 1। यहां पे कुछ नहीं बोला, लेकिन नीचे कह रहा है कि जितने भी कैश फ्लो होंगे ईयर 1, तो इसको कहां लेके जाऊं? ईयर 1 में। समझ रहे हैं? असूली तौर पे वर्किंग कैपिटल ईयर नॉट में आना चाहिए क्योंकि पहले, लेकिन यहां पे उसने खुद से कह दिया फर्स्ट ईयर में, और नीचे कह दिया कि हर साल ईयर एंड पे होगा। तो फिर ये मेरा वर्किंग कैपिटल किधर आ गया? ईयर 1 में। कितना है? 50 मिलियन, 35,000 पॉजिटिव के नेगेटिव? फिर आगे क्या कह रहा है? अगर क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाता ना तो मैं इधर 35 लिखता, इधर लिखता, इधर लिखता, पॉजिटिव के नेगेटिव। क्लियर? अब सुने, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड इंक्रीज बाय ₹5 million ईच ईयर। इंक्रीज बाय और इंक्रीज टू में तो फर्क पता है ना आपको? इंक्रीज बाय का मतलब है हर साल कितना इंक्रीज होना है? 5 मिलियन। इसका मतलब है 5 मिलियन नेगेटिव। अब जरा गौर से सुनिएगा, 5 मिलियन नेगेटिव इधर आ गया, 5 मिलियन नेगेटिव इधर आ गया। सुन ले, मेरे जहन में आ रहा है हर साल उसने बोला है ना, तो ईयर 4 में भी 5 मिलियन आना चाहिए। लेकिन ईयर 4 में जो 5 मिलियन मैं लिखता हूं, इसका मतलब क्या होगा कि मैंने ईयर 4 के एंड पे 5 मिलियन डाला है।
हर कैश फ्लो का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की अजम्पशन है, ये एंड पे होता है। एंड पे क्या मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए? एंड पे तो वर्किंग कैपिटल वापस लेना है, तो इसीलिए एंड पे क्या होगा? इनफ्लो ही आएगा। लास्ट ईयर में वर्किंग कैपिटल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लास्ट ईयर में इनफ्लो कितना आएगा? 35 इंटू 5 45,000। कितना आ गया? समझ आता है कि नहीं? चेक पॉइंट जी। अगर इंक्रीज टू होता तो हम कहते कि वो बताता फिर कि इंक्रीज टू 45,000 इन ईयर 2 एंड 55,000 इन ईयर 3, तो हम 35 से 45 तक पहुंचने के लिए यहां पे 10,000 ऐड करते, फिर 45 से 55 तक पहुंचने के लिए 10,000 ऐड करते। डन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे चलते। वर्किंग हो गया क्वेश्चन सारा। इन्फ्लेशन भी हो गई, डेप्रिसिएशन भी हो गई, मार्केट वैल्यू भी हो गई, कैरिंग सब कुछ हो गया। टैक्स की कैलकुलेशन है, टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड हो ईयर 2 के स्टार्ट में, वो ईयर 1 के एंड पे आएगा, यानी ईयर 1 वाले कॉलम में आएगा। वर्किंग कैपिटल जितना हम इन्वेस्ट करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर उतना ही हमें वापस मिल जाएगा। वन वर्ड आंसर दूं कि वन सेंटेंस आंसर? पहले वन वर्ड आंसर। यस यस, जितना लगाएंगे उतना ही मिलेगा, जितना लगाएंगे उतना ही मिलेगा। अब देखिए आप खुद क्वेश्चन इतना कम्प्लेक्स नहीं है जितना आप क्वेश्चन पूछ के कम्प्लेक्स कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पूछ रहे हैं और मैंने बाकी क्वेश्चन भी करवाने, तो मैं चुपके से जवाब देता जा रहा हूं और खुश होता जा रहा हूं कि मैंने वो एडजस्टमेंट जो बाद में सिखानी थी आप अभी पूछ रहे हैं। भाई का क्वेश्चन क्या है? सर जितना वर्किंग कैपिटल डाल रहे हैं एंड पे उतना ही निकलेगा। वन वर्ड आंसर यस, वन सेंटेंस आंसर हाँ उतना ही निकलेगा अगर कोई बैड डेट ना हो जाए, अगर कोई इन्वेंट्री ऑब्सोलीट ना हो जाए, अगर कोई इन्फ्लेशन का मैटर नहीं आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में बताया। देखिए क्वेश्चन में जो बता दिया है ना, फिर तो वो लाजिम हो गया। फिर तो वो क्वेश्चन में अगर आपको बता देना कि आप एक कंपनी के सीएफओ हैं, तो चाहे आपको जरा भी उम्मीद नहीं है, आपने समझना शुरू कर देना अपने आप को सीएफओ। क्वेश्चन में जो कह दे वो तो हो गया, सो हो गया। क्वेश्चन में जो कह दे, मेरी सारी बातें, सारे कंसेप्ट, सारे असूल एक तरफ, आई कैप ने जो क्वेश्चन में कह दिया कि ऐसे करना है, वो एक तरफ, वही करना है जो आई कैप ने क्वेश्चन में कह दिया। ये तो पूरे एमएफए के लिए बात हो गई ना, ठीक है। भाई का क्वेश्चन उधर ही रह गया, क्या जितना वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है एंड पे टोटल करके सारे का सारा वापस मिल जाएगा? इसका जवाब है यस, अगर कोई भी ऑब्सोलीट स्टॉक या बैड डेट नहीं है। अब 50 रुपए इनाम जो मुझे ये बताएगा अगर वर्किंग कैपिटल में से 20% ऑब्सोलीट हो गया, बैड डेट हो गया, क्वेश्चन पे क्या इंपैक्ट आएगा? 1 और 2 और 3। लास्ट में इनफ्लो कम है, कितना आएगा? 100%, 20%। इनफ्लो 80% आएगा। टैक्स कैलकुलेशन में 20% बैड डेट हो गया, ऑब्सोलीट हो गया ना, तो क्या ट्रीटमेंट आएगा? ट्रीटमेंट बताए। 80% टैक्स कैलकुलेशन में जाएगा। 80% इन द शाबाश, ये 80% आपका रियलाइज हुआ, 80% ना, तो इनफ्लो में 80% आएगा, और जो 20% है वो चूंकि आपका एक्सपेंस है, वो लॉस है, वो टैक्स की कैलकुलेशन में जाएगा। शाबाश, भाई ने भी ठीक बताया था, आपने भी ठीक बताया था। आपको पता है क्यों नहीं नाम दिया? भाई खुद ही तो सवाल उठाया था, ऐसे तो खुद ही सवाल पूछे, खुद ही एंड पे जवाब दे रहा है और दे भी सही रहा है। शाबाश शाबाश, पॉइंट नहीं है ये, वही आपके वाला मसला है।
ये दरमियान में कोई मोगैम्बो बैठा हुआ है हमारा हैं? सारी क्लास की हंसी एक तरफ, उसकी एक तरफ। चले भाईजान जल्दी से कीजिए, जल्दी। अब ये कास्ट हमने कैलकुलेट कर ली, टैक्स पेमेंट कैलकुलेट करनी है। टैक्स पेमेंट के लिए वर्किंग है। वर्किंग में मुझे बताइए रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब सुन लें ये फिगर कैसे आनी है। एक तरीका है सारे रेवेन्यू सारे कॉस्ट को एक एक करके इधर लिख दे, वो डुप्लीकेशन हो जाएगी। नेट करके एक ही फिगर कैलकुलेट करे और इधर लिख दे, यानी सेल्स नेट करके एक ही फिगर कैलकुलेट करें और नेट फिगर। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके सिंगल फिगर लिख दे। लेकिन ध्यान रखना है भाई, ध्यान रखना है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट है, पूरे का पूरा कॉलम टोटल करके उधर नेट नहीं लिख देना। वो टैक्स वाले इसको नहीं मानते, एक्सपेंस, इनकम या एक्सपेंस, एसेट को डेप्रिसिएशन। आपने सिर्फ किसको करना है, रेवेन्यू माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में शो हो रही होगी। क्या इसे टैक्स की कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है या नहीं, और रीजन भी बतानी है। जी भाई क्यों नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को टैक्स की कैलकुलेशन में नहीं लिखना। ये कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को टैक्स की कैलकुलेशन में नहीं लिखना। ये क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को टैक्स की कैलकुलेशन में नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि टैक्स वाले नहीं मानते। इसीलिए अब आपने क्या करना है, 1 2 3 4 इन 4 फिगर को नेट करके इधर लिख दें। 1 2 3 4 इन 4 फिगर को नेट करके इधर लिख दें। ईयर 1 में क्या आया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट 79,000। ईयर 2 में कितना आया, 90720। ईयर 3 में कितना आया, 10410। ईयर 4 में कितना आया, 104 मैंने ये लिखा 10410। 104,109 ऐसा है क्या, 1 और इधर 11,937। ये बताइए कैलकुलेट कैसे हुआ, पता चल गया। अब क्या करना है, टैक्स की कैलकुलेशन कर लें। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है, ये डेप्रिसिएशन लेस होगी। टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करें, 50,000 68670 278 6485। अब टैक्स एट द रेट ऑफ 30% दिया हुआ है, 30% कैलकुलेट करते जाएं। ये सारे पॉजिटिव थे ना, यानी ये प्रॉफिट है, तो ये टैक्स लायबिलिटी आएगी कि एसेट आएगा। लायबिलिटी क्या है, 15,000 20601 26 183 945। अब क्या करना है, इसको उठा के इधर ले जाएं। लेकिन अब मैं तो वजह दिलाना चाह रहा हूं, कह रहा है टैक्सेस पेएबल इन द ईयर इन विच लायबिलिटी अराइजेस। क्या कह रहा है, पेएबल इन द ईयर इन विच लायबिलिटी अराइजेस। क्या मतलब, यानी ईयर 1 की जो टैक्स लायबिलिटी है वो कब पे होगी, ईयर 1 में होगी। टैक्स पेमेंट ईयर 1 में होगी 15,000 नेगेटिव। ईयर 2 की टैक्स लायबिलिटी कब पे होगी, 20601 नेगेटिव। ईयर 3 की टैक्स लायबिलिटी कब पे होगी, सेम ईयर में कि नेक्स्ट ईयर में,
से 26183 ईयर 4 की टैक्स लाइबिलिटी कब पे होगी? 31945। बाकी आपका पीआरसी वाला काम है। क्या नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करना है? प्रेजेंट वैल्यू नहीं, सबका एक ही झटके में एनपीवी कैलकुलेट करें। हर एक की लहदा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वो आई कैप ने किया था, मैं भी शुरू में ऐसे ही होता ना, बंदा कहता है जो बॉस ने किया वही कर ले, मैंने भी कॉपी करा, जरूरत नहीं है इसकी। सोल्यूशन के साथ मैंने देखा वो कह रहा था ठीक है डायरेक्ट करो, मैंने कहा ठीक है। बुक में और सोल्यूशन में कहीं कंफ्लिक्ट हो जाए तो मैं पहले बता रहा हूँ, मेरी आदत है मैं लेटेस्ट सोल्यूशन को फॉलो करता हूँ। बुक के ट्रीटमेंट में और आई कैप के लेटेस्ट सोल्यूशन के ट्रीटमेंट में फर्क हो तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ मैं क्या फॉलो करता हूँ, लेटेस्ट सोल्यूशन को। आई कैप का जो है बुक पुरानी है, वो गोरे ने बनाई हुई है, आई कैप ने मेरा ख्याल है बनाई भी नहीं। चलिए फटाफट करें, एनपीवी कैलकुलेट करें। मुझे ये बता दीजिए ईयर 1 में क्या है नेट कैश फ्लो? आउटफ्लो है जी 200,000, ईयर 1 में 29,000 इनफ्लो, और ईयर 2 में 65,119 पॉजिटिव इनफ्लो, 72,918 2,666,66। ये इतना ज्यादा क्या? अच्छा वो एंड पे वो रेजिडुअल वैल्यू आई है ना, इस वजह से। ठीक है। अच्छा अब मैंने एनपीवी कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। एनपीटी का फार्मूला लगा दूं? क्यों नहीं? हर साल का कैश फ्लो चेंज है, शाबाश। नहीं करेगा, ऐसा ना करे। आई कैप ने वर्किंग कैपिटल को ऑब्सोल्यूट पहली दफ़ा ज़िंदगी में पिछले एक टाइम पहले करवाया है। नहीं करेगा, दूसरे साल में नहीं हो, नहीं तो वो उस साल में एक्सपेंस हो जाएगा अगर हो थ्योरेटिकली। उसने बता दिया कि इतनी वर्किंग कैपिटल 5% से ग्रो कर रही है, वो इफेक्ट लेना या वर्किंग कैपिटल 5% से ग्रो कर रही है ईयर 1 से आगे, तो उसका इफेक्ट लेना। ऐसे वर्किंग कैपिटल के साथ वो परसेंटेज ग्रोथ नहीं करवाता, वो सिर्फ अमाउंट बताता है इतना इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? जी हाँ, इन्होंने कहा सर आप गेन या लॉस जो है ऑन डिस्पोजल टैक्स की कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल हम करते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल टैक्स की कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो प्रॉपर्टी 60 मिलियन की आई थी, 75 मिलियन एंड पे वैल्यू आ गई, रीवैल्यूएशन सरप्लस काउंटिंग में बोले तो इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि टैक्स वाले कहते हैं ये गेन नहीं, ये रियलाइज्ड नहीं है। हाँ जी, जब तक सेल नहीं करेंगे ना वो रीवैल्यूएशन सरप्लस को या इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं ना करते टैक्स वाले। टैक्स वाले नहीं कहा। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा एक ना मैं एक मूवी देख रहा था इंटरेस्टिंग, उसमें एक अजीब सी चीज थी, वो बड़ा नाम मुझे नहीं, नाम है
टाइम ट्रैवल की मूवी थी, टाइम ट्रैवल। दो तरह की मूवीज मुझे पसंद है, एक टाइम ट्रैवल की, एक स्पेस वाली। हाँ जाना जाए, बिल्कुल जिसने जाना जाए। उसमें एक अजीब मुझे एक बंदा था, टाइम ट्रैवल करके अपने पास्ट में गया, अपने दादाजी से मिला, टाइम मशीन में बैठ के। कोई कहानी ऐसी, वो कहानी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। उसने अपने दादाजी का मर्डर कर दिया, और दादा अबू जो थे ना, उसके 10-12 साल की उम्र होगी उस वक्त उनकी। दादा अबू की उम्र कितनी? 10-12 साल। उसने अपने दादाजी का मर्डर कर दिया। जैसे ही मर्डर कर दिया, वो खुद भी मर गया उसी वक्त ही। क्यों? नेक्स्ट जनरेशन कैसे आनी थी? शाबाश। आई कैब कहने लगा, इस वक्त हमारे पास एक फिक्स एसेट है, हर साल 200 मिलियन का प्रॉफिट देता है। हमने फैसला किया इस फिक्स एसेट्स को मार दिया जाए और इसकी जगह एक नया फिक्स एसेट लाया जाए। समझ रहे हैं? जो पुराना फिक्स एसेट डिस्पोज करेंगे, मैंने क्या किया, मैंने पुराने फिक्स एसेट को डिस्पोज करने से जो पैसे आए ना, वो ईयर नॉट में शो करवा दिए। जो गेन या लॉस हुआ, वो मैंने टैक्स में शो करवा दिया। क्या गलती की? जो हर साल, शाबाश, जो उसकी आगे हर साल की प्रोडक्शन हो रही थी पुराने एसेट की, क्या वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में शो करवानी थी कि नहीं? शाबाश। क्योंकि जब फिक्स एसेट डिस्पोज किया पुराना, यहां पे देखिए, आज तक कभी हमने क्वेश्चन नहीं किया, हमेशा नया फिक्स एसेट बाय होता है। जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, नया एसेट बाय होता है। उसने अभी तक ना तो ये कहा पुराना फिक्स एसेट डिस्पोज किया, ना ये कहा पुरानी कोई प्रोडक्ट चल रही थी वो डिस्पोज की। समझ रहे हैं? हमेशा नए फिक्स एसेट से, नई प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहा है। अगर क्वेश्चन में कह दे नए प्रोजेक्ट की वजह से कोई पुराना प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, उस पुराने प्रोजेक्ट के फिक्स एसेट का गेन लॉस अमाउंट हमारी प्रोजेक्ट अप्रेजल में आएगा कि नहीं? सोचे, बताए बताए बताए, आएगा कि नहीं? आएगा, क्योंकि इस डिसीजन की वजह से है। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट ना करें, पुराना प्रोजेक्ट डिस्पोज भी ना करेंगे, क्योंकि पुराना प्रोजेक्ट डिस्पोज कर रहे हैं नए प्रोजेक्ट की वजह से। तो डिस्पोजल ऑफ ओल्ड प्रोजेक्ट इज रेलिवेंट। समझ रहे हैं? इसमें क्या हम सिर्फ उसकी जो डिस्पोज करने से कैश मिला, जो गेन या लॉस हुआ, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना चाहिए कि जो उसकी कैश फ्लो स्ट्रीम मिलनी थी हमें हर साल, उसको भी करना चाहिए। सोच के बताएं, उसको भी करना चाहिए उसको, क्योंकि वो भी रेलिवेंट कॉस्ट है, वो भी सैक्रिफाइस की। तो इसीलिए जहन में रखिएगा कि जब वो कहे ना पुराना, गौर से सुनिए, पुराना प्रोजेक्ट 100 यूनिट बेच रहा है, 100 रुपए की सेल कर रहा है, हमें इत्मीनान नहीं, हम 150 की सेल करना चाहते हैं, उसके लिए नया प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा। तो नए प्रोजेक्ट के लिए पुराना प्रोजेक्ट बेचेंगे, तो सुने, नए प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कितना आएगा? 150। नए कितना आएगा? 150। लेकिन साथ ही साथ पुराने प्रोजेक्ट का जो 100 सैक्रिफाइस किया है, वो भी आएगा कि नहीं आएगा? पक्की बात आएगा, पक्का। क्वेश्चन 6 में इस चीज को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन 6 मुझे आपने करने नहीं देना। अब क्या कर दे? इजाजत दे देना, कर दे। मंडे को करने देंगे, चलिए ठीक है, कर ले। मेजोरिटी की बेस पे डिसीजन होगा, मेजोरिटी की बेस पे। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है क्वेश्चन 6 अभी कर लें? 6, कोई बात नहीं, हो सकता है ना करने वाले सभी का। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है क्वेश्चन 6 मंडे को करें? चले मंडे को करें, लेकिन आपने ये अभी करना है। और इसमें इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि वो दादाजी
मरे तो साथ में उनकी अगली जनरेशन भी साथ ही गई। दादाजी फारग तो अगली जनरेशन भी फारग। तो जो डिस्पोजल जो प्रोजेक्ट इक्विपमेंट डिस्पोज होगा तो जो उसकी प्रोडक्शन है वो भी फारग। उसे भूलना जाना फारग करना। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।